सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इंटरनेट की बदौलत दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। चाहे बाखबर रहना हो, मीलों दूर बैठे अपने प्यारों से बात करनी हो, या सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचानी हो, इंटरनेट ने हर एक के लिए आसानियां पैदा की हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जमहूर की बात फिल्टर करने के लिए कभी किसी सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा देती है। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तजर्बाती बुनियादों पर फायरवॉल नस्ब कर दी है। यही वजह है कि गुज़श्ता कुछ रोज़ से मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार हम कम देख रहे हैं, जिससे सार्फिन को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट पर मबनी कारोबार के मुस्तकबिल के हवाले से भी खौफ पैदा हो गया है। फायरवॉल एक तरह का फिल्टर है जिसकी बदौलत समाजी राब्तों की वेबसाइट काबिल एतराज़ मवाद रोकने के लिए, या आप ये कह लें कि जो कॉन्ट्रोवर्शल हुकूमत वक्त को लगता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान में फायरवॉल का इस्तेमाल नया नहीं है, बस इसका दायरा कार वसी किया जा रहा है। पीटीए ने 2013 में कैनेडियन कंपनी नेट स्वीपर के फायरवॉल्स यानी फिल्टर्स नस्ब करवाए थे, जिनकी मदद से सोशल मीडिया के मवाद की मॉनिटरिंग आसान और मौसर हो जाएगी। जदीद फायरवॉल से इन मकामात की निशानदही की जा सकेगी जहां से प्रोपेगेंडा मवाद शुरू किया जा रहा है, और इसके नतीजे में उन अकाउंट्स की बंदिश या रसाई को महदूद किया जा सकेगा। रवां साल अगर हम बात करें 11 जून को हुकूमत ने सोशल मीडिया सार्फिन को लगाम डालने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला किया, जिसके तहत इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर फायरवॉल नस्ब होगी। जदीद सेटअप में अल्फाज का फिल्टरिंग सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा, जो इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर की तरह काम करेगा, जिसकी मदद से हुकूमत कौमी सलामती के लिए नापसंदीदा या मुतासिब समझे जाने वाले अल्फाज को फिल्टर या छुपा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत समझती है कि माफिया का लफ्ज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, तो वो इस पर फिल्टर लगा देगी, और जिस पोस्ट में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो या तो पोस्ट हाइड कर दी जाएगी या उसे महदूद कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि फायरवॉल की वजह से इंटरनेट से जुड़ा कारोबार मुतासिर हो सकता है, लेकिन इस सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को कंट्रोल करना और उनके मवाद को ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरें फैलाने में मुलव्वस हैं। अब सारे सिचुएशन में जहाँ पर फायरवॉल को नस्ब करने की बातें हो रही हैं, इंटरनेट का हम देख रहे हैं उसकी रफ्तार कम हो चुकी है। इसको अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी डिस्कस किया जा रहा है। एक्स तो पहले ही बैन है, लेकिन उसके बाद इंटरनेट की जो स्लो सर्विस हमारे सामने आ रही है, क्या ये तजुर्बा हुकूमत का कामयाब रहेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बेसिकली जो आपकी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको खामोश कराने के लिए, या आपका ऐसे नज़रियात जिनसे जो आपके मुखालिफ हैं उनको चुप करवाने के लिए, ये भी एक डिस्कशन का हिस्सा बनी हुई है। हम अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ, नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करें, ज़ाहिर चावर से वीडियो लिंक के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं। एहतशामुल हक साहब सबसे दूर बैठे हुए हैं अमरीका में, और वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं। सबको मैं खुश आमदीद कहूँगी। लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो अभी हम देख रहे हैं फायरवॉल, इस पर एक डिस्कशन का आगाज़ हो चुका है, हमारे सामने एक्स पे भी पाबंदियाँ हैं। हासिल वसूल क्या होगा? तजुर्बा कामयाब रहेगा ये हुकूमत का? असल सारा अमल इसलिए होता है कि हुकूमत के लिए जो है वो अगर कोई मुश्किलात पैदा हो रही हैं तो उनको रोका जाए, और मुश्किलात कभी हुकूमत की तरफ से बैरूनी नहीं होती हैं, दाखिली होती हैं, और उनकी अपनी ही पैदा कर दिया होती हैं, वो ख़ुद पैदा करते हैं अपने लिए। इस वक्त जो भी मुश्किलात है हुकूमत के लिए वो आलमोस्ट उनके अपने पैदा करता है, और हुकूमत को अगर इन चीज़ों को हटाना है तो पहले अपने बारे में गौर करना चाहिए, उसके बाद फिर उस मवाद के बारे में सोचना चाहिए जिस मवाद को वो लोगों से दूर रखना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ के ख़राब होने का सबब आप हैं तो फिर आप ठीक नहीं कर सकते। आज खुद वो चीज़ें ना तो ठीक होंगी ना ही आप कर सकेंगे। बात यह है कि ये जितने भी ज़राए हैं, ये एक फ़्लो था कि जनाब इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, ये जो है एजुकेशन का फ़्लो है, ये इंटरटेनमेंट का फ़्लो है। आप इस फ़्लो में आपके पास चॉइस है कि आप जो चीज़ चाहते हैं देखना वो देखें, और दुनिया भर में ये तजर्बात भी हो रहे हैं और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और ये जो मसनूई ज़हानत है
वो आपके इस फायरवॉल का भी तोड़ निकाल लेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपका फायरवॉल जो है वो खड़ी रहेगी और आप जो है वो लोगों से इसी तरह चीज़ें छुपाते रहेंगे। अभी आप और मैं, हम समेत बहुत से लोग VPN इस्तेमाल करके एक्स तक अप्रोच हमारी हो चुकी है, रसाई है। नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोगों के पास एक मुतबादल ज़रूर मौजूद होता है, और फिर ये कि सबसे पहले मुतबादल उन लोगों के पास होता है जिनको आप नहीं चाहते हैं कि वो ना आएँ, और वो आकर आपको आईना ना दिखाएं तो आप सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये ना तो आपके लिए मुमकिन है कि आप ऐसी चीज़ों को रोक सकें। सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि आप अपनी सलाह करें। गवर्नेंस क्या है, अगर आप बेहतर गवर्नेंस कर सकते हैं तो आप करें, और उसके बाद बेहतरीन मफाद अगर पब्लिक का मफाद है, आम आदमी का मफाद है, पाकिस्तान के शहरों का मफाद है, तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप लोगों से छुपाएं। मैं कौमी मफाद क्या है, कौमी मफाद अगर मेरा मफाद नहीं है, मेरे मफाद से मावरा कोई कौमी मफाद है, तो वो मेरी समझ से बालातर है। मैं ही एक कौम का फ़र्द हूँ और मेरा मफाद जो है, और मैं पाकिस्तान के आइन को मानता हूँ, पाकिस्तान के कवानीन को मानता हूँ, और सबको बिलीव भी करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए, और आइन को एक बेसिक डॉक्ट्राइन, वो जो है अपना बेसिक एक कानून जो है रियासत का, उसको मानना चाहिए कि आइन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। आप इसी तरह माने तो आपके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। जब आप अपने कायम करदा, जब आप रियासत के कायम करदा हुदूद को ख़ुद फलांगते हैं, तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। आप उससे बाहर आ जाएँ, लोग आपके लिए बहुत अच्छा कहेंगे, आपके साथ आप सारा सच लोगों के आगे रखें, तब भी ठीक होगा। जब लोग आपकी बेईमानी को, जब आपकी हुक्मरानी के बुरे अंदाज को, जब आपकी बदतरीन हुक्मरानी को बेनकाब करेंगे, तो फिर तो आपको मुश्किलात पैदा होंगी, और आप चाहेंगे कि ये मवाद न जाए। मवाद उस ज़माने में पहुँचता था जब लोगों तक कोई चीज़ नहीं पहुँचने दी जाती थी। हम उस ज़माने की पैदावार हैं, हम उस ज़माने में रहे हैं जो लोग जाकर, हम इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के सामने जाकर खड़े होते थे, अपनी कापियाँ बिछा देते थे, ये अखबार को आप सेंसर करें, चेक करें। हम सेंसर से निकल कर आए हैं, और सेंसर के बावजूद हमने वो चीज़ें छापी हैं जिनको आप रोका करते थे। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाती थी। आपने एक तरीके से किया, आप रोकना चाहा, हमने एक और तरीका ईजाद किया, ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपकी हर चीज़ पसंद की जो है आपकी चलती रहे, और ऐसा हुआ है कि जो चीज़ आप पसंद नहीं करते थे वो आती थी, और आप उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। इसी तरह से नए नए तजर्बे हुए, अलामत निगारी आई, लोग जो हैं अलामतों में बातें करने लगे। अब भी लोग जो है अलामतों में, इसी सोशल मीडिया पर, इसी के ऊपर लोग अलामतों में बात करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेट हो रहा होगा जहां लोग पहुंचाना चाहें। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, ये एक तो हमें सारी सिचुएशन दिखाई दे रही है। माजी में भी जब दहशत गर्दी के ख़तरात मौजूद थे, और माजी में ख़ास तौर पे जब हम आए रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात देखते थे, उस वक्त क्या आपको इतनी पाबंदियां देखने को मिली थी जो इस वक्त की जा रही हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं दुनिया इतनी आगे पहुंच चुकी है। हम साया मुल्क भारत की बात कर ली जाए, वहाँ पे सिचुएशन देखें आप, ये सारी पाबंदियां आपको भी लगता है जैसे एक डिस्कशन बनी हुई है कि मुखालिफ जो आवाज़ें हैं या मुखालिफ नज़रियात रखने वालों को, उनको सप्रेस करने के लिए ये सब किया जा रहा है, और इससे अचीव होगा क्या, मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकेंगे? आमना एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी बंदा कहाँ भी बैठा हुआ है किसी के खिलाफ कुछ कह फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सच्चाई का कोई एक वो भी ना हो, फेक को कहो। मैं प्रेसिडेंट था पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 2019 से 22 तक मैं रहा। उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। गवर्नमेंट कहती थी हम पाबंदी लगाएंगे, और क्योंकि फेक न्यूज़ और गलत मुबालगा आराई, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, तो उसके साथ हम यही बात करते थे कि ज़रूर ये मसला है। कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो फेक न्यूज़ कभी फैलाने की न कोशिश करेगा, ना वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, ना वो डिसमिनेट करेगा डिसइंफॉर्मेशन को। ये बिल्कुल बात तय है जो नोन आपके हुए हैं। सोशल मीडिया पर जिसके जो मर्ज़ी कुछ भी कर दे उसके लिए कवानीन बनाए जाएँ, कवानीन हरकत में आए उन लोगों को, और लोग जाते भी नहीं हैं। मेरे आपके ख़िलाफ़ कोई कर दे, हम कहेंगे कौन जाए FIA के पास और इतना टाइम ज़ाया करे, कौन जाए, नहीं छोड़ दें भाई, इसको रहने दें, अब बस कोई और देखेंगे। जब तक कि वो बिल्कुल नाक में दम ना कर दें उस वक्त मजबूरन हम ये करते हैं।
तो ये हर शहरी का फ़र्ज़ भी है कि वो इस कानून को वो इस्तेमाल भी करे और ये भी करे। अब जहाँ तक बात आ जाती है पाबंदियों की, पाबंदियाँ भी देखें, क्या ये बात लगारी साहब की बहुत ही दुरुस्त है और आपने भी बिल्कुल ये बात कही कि क्या ये पाबंदियाँ कब तक रहेंगी। आपने पाबंदियाँ लगाई, जैसे एक्स पर अभी है, एक्स पर लोग चले जाते हैं, VPN का जो है, क्योंकि आम आदमी ने आपके ख़िलाफ़ ना ख़बर फैलानी है, ना झूठ का पलंदा फैलाना है, ना आपको क्रिटिसाइज़ करना है, वो ना VPN को जानता है। वो तो सोशल मीडिया पे जो कुछ आया, एक दो वीडियो उसने देखी और उसके बाद बंद कर दी। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इसका तोड़ भी निकालेंगे, इसका तोड़ निकाल कर वो अपनी ऑडियंस को करने की कोशिश करेंगे। बेहतर ये होता कि एक अच्छा नैरेटिव, अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको कोई जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, आपको एक्यूज़ कर रहा है, आपको बहुत सी चीज़ें हैं, उसके बरखिलाफ़ आप बहुत अच्छा जो है नैरेटिव, बहुत अच्छा नैरेटिव आप बना सकते हैं कि आप जो काम बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। परफॉर्मेंस आपकी बोलेगी ना, उसको तो नहीं आप कंसील कर सकते ना। पर परफॉर्मेंस के साथ आप उसको जुटलाएं ना, उसको जुटलाएं, जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और जो लोग हैं, जो आपका भी टारगेट है, जो आपका भी फोकस होना चाहिए, लोगों को बताएं ये बंदा जो बात कर रहा है या सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत है, हक़ाइक़ तो ये हैं, ये होना चाहिए। ये फायरवॉल करना, पाबंदी कुछ साल 6 माह, कुछ थोड़ा बहुत तो शायद इससे आपको गेन कर सकेंगे, लेकिन आगे चलकर आपके लिए चैलेंजेस होंगी। ये फिर आगे बात फिर वही आती है कि दुनिया के साथ कभी आप बात करेंगे, आपके डेलीगेशंस जाएंगे, वो यही बात करेंगे कि आपके तो उसमें शख्सी जो आज़ादियां हैं, जो बोलने की आज़ादी है, आर्टिकल 19 जो है इस चीज़ को वो करता है कि आप उसको ज़रूर, उसमें 2 जुडिशरी और आर्म फोर्सेस के मुतल्लिक हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ आपका प्रेस फ्रीडम है, और 19A एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो उसके पर क्या असरात पड़ेंगे, बहुत से चीज़ें हैं उस पर पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा देर तक वो नहीं कर सकते हैं, ज़रूर उसके बरखिलाफ़ दूसरी चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर एक बंदा झूठ बोल रहा है, उसके बदले आप लोगों को सच, मुमकिन है कि थोड़ा टाइम आपको लगे, बहुत जल्दी जो है वो झूठ जो है लोगों में फैल जाए, लेकिन सच फिर हमेशा हमेशा के लिए गालिब आता है झूठ पे। जी ठीक है एहतशाम साहब, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि यहाँ पर बेशक हम फेक न्यूज़ को इसको करने के लिए अगर हम ये जवाज़ भी पेश करिए, ये हुकूमत, हो सकता है कि इनकी विल अच्छी हो, इनकी इंटेंट अच्छी हो, इन्होंने इन चीज़ों को इनकाउंटर करने के लिए फायरवॉल नस्ब करना हो, लेकिन इस पे जो एक परसेप्शन पाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जो इनकी पहले माजी भी रहा है, उसमें ये कहा गया कि पहले भी मीडिया पर पाबंदियाँ इनके दौर में सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं। अगर हम हालिया रिपोर्ट देखें, अभी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CJP, इसकी रिपोर्ट हमारे सामने है। 2024 मई में, सिर्फ मई के महीने में 4 जर्नलिस्ट आपके जो हैं वो टारगेटेड, उनका कत्ल किया गया। आप प्रोटेक्शन फ्राहम करने में भी नाकाम रहे, कारकर्दगी तो आपकी यहाँ तक महदूद है, वो उन लोगों को प्रोटेक्शन फ्राहम करने में जो हमारी आवाज़, जो आम लोगों की आवाज़ बनते हैं। तो ये आप कारकर्दगी से ज़बानबंदी कराएं ना। ये इस तरह की सिचुएशन में तो लोग यही कहेंगे कि मुखालिफ जो भी आवाज़ें हैं उनको बंद कराने के लिए किया जा रहा है। देखिए, हम ना ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए और अपने ख्याल में जिसको आप समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, इसको स्टेट के बारे में आप कहते हैं प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कौम के बारे में किया जा रहा है, तो ये हर हुकूमत करती है। आपको याद होगा कि ये जो मीडिया पे अभी जिक्र किया पाबंदियां का, ये वो लॉ वही है जो PTI ने बनाया था, जिसको पीका उसको फर्दर ट्यून करके बेहतर करके इन्होंने PMLN लगाया, फिर उसकी मुखालफत हुई और फिर ये कहा गया कि जितने स्टेक होल्डर हैं उनको बिठा के उनसे बात की जाए, वो नहीं की गई और नतीजतन उसके खिलाफ हो गए लोग। देखिए, हम ना ये बात माननी पड़ेगी कि कहते हैं कि जब से कायनात बनी है, ये आज से 20 करोड़ साल पहले बनी है या 100 करोड़ साल पहले बनी है, वो पीरियड एक तरफ रख दें और जो पिछला 20 साल है उनको एक तरफ रख दें। पिछले 20 सालों में जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है, वो कहते हैं इतनी ज़्यादा हुई है कि उसने इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना आगे कर दिया कि लोगों को समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। मतलब अमेरिका में भी बैठ के ये जो आप अभी हम बात करते हैं ना, पॉलिटिकल डिसेंट की बात करना, ऑनलाइन डिसेंट की बात करना, यहाँ पे भी अदारे सोचते हैं, बैठ के करते हैं कि क्या करना चाहिए, रोकने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन यहाँ तो मैं ये देखता हूँ कि मसला ही डिफरेंट है कि यहाँ तो मीडिया
चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है, वो तो हम देखते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की लाइन लेता है हमेशा, इराक वार हो, अफगानिस्तान की वार हो, पाकिस्तान हो, जो भी है उनको देख रहे होते हैं। यहाँ मसला पैदा कब हुआ? देखें, यहाँ ये सबसे ज़्यादा जो आज हम देख रहे हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये जो कहा जा रहा है डिजिटल टेररिज्म, ये कहाँ से, कब इस पे ये काम शुरू हुआ? ये ज़्यादा बात हुई, आपको याद है 2-2.5 महीने पहले की बात है, जब बानी PTI ने एक स्टेटमेंट किया था, वो बल्कि पोस्ट की थी, वो कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि जी ईस्ट पाकिस्तान का जो सान्या हुआ था, उसका हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो आई थी, लोगों को उसको स्टडी करना चाहिए। Exactly. उसके बाद ये बहस ऊपर चली गई और लोगों ने फिर कोट करके बताया कि यही ईस्ट पाकिस्तान हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में बानी PTI जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, तनकीद का निशाना बनाते, तो उनको ने ऑन करना शुरू कर दिया। ये करने के बाद हमने देखा कि फिर आपने देखा तीसरी कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर परसों हुई है, 265 भी, यहाँ पे भी यही टेररिज्म की बात हुई है और फिर फायरवॉल की जो आप बात कर रही हैं, बात शुरू हुई है। अब सवाल इस वक्त ये है कि जी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, इससे आगे जाने का रास्ता क्या है? मुझे थोड़ी सी एक जो नई बात आमना लगी ना इस सारे मामले में, वो बानी PTI का वो पोस्ट है, वो स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं हमारे कुछ लोग जिनको सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से मामला खराब हुआ है। देखिए यहाँ सेंस प्रिवेल कर गई। मुझे ये डेफिनेटली ये बात है लगा कि कहीं ना कहीं कोई गलत काम हुआ है, जिसको फैलाने में फिर इसमें हम देखते हैं दुश्मन मुल्क के लोग हैं, वो भी हिस्सा ले रहे होते हैं। बेशुमार लोग हिंदुस्तान में बैठ के, अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये अगर रियलाइजेशन आती है उनके पार्ट पे कि जी इसका नेगेटिव प्रोपेगेंडा, तो उसके लिए रेगुलेट कर सकते हैं ना सर, रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम किया जाए बाकायदा तौर पे, ना कि इसका ये रेगुलेट करने का तो हमना मतलब ये होता है कि ये मुझे बात माननी पड़ेगी कि हर हुकूमत फिर अपनी मर्जी से देखती है कि उनके खिलाफ क्या चीज आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत जो है ना, अगर फर्ज करें 20 में से 18 या 16 चीजें भी ऐसी हैं जो आप और मैं जिसको समझते हैं उसमें बुराई नहीं है, लेकिन हुकूमत समझती है कि उनको सियासी तौर पर नुकसान है, तो उनको रोकने की कोशिश करेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जी क्या जो भी आप जिक्र कर रही हैं, सब लोगों ने कहा कि क्या ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को आप रोक सकते हैं? VPN लगा के भी आपने लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है सर आप जो VPN सर्विसेज दे रहे हैं ना इंटरनेशनल, उनके कारोबार को सिर्फ बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूज तो जिन्होंने करना है उन्होंने करना ही करना है। इंटरनेट वो आपके सामने ही है और बड़ी तादाद में इस वक्त कहा जा रहा है कि मोर देन 100% जंप आया है डिमांड में। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है जो मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ। ठीक, अब सवाल ये है कि हुकूमत या हमारे अदारे जिसको समझते हैं फॉल्सहुड, फॉल्स प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? किसी हद तक तो हमें आमना ये लगता है कि जब आप शुतर व्यवहार हो जाते हैं तो फिर जब आप अपने नाम से नहीं, आप झूठे नामों के साथ जो फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं और आप उनको ऑन भी नहीं कर रहे होते, उसके नतीजे क्या निकलते हैं? तो मेरा ख्याल है इसका नी-जर्क रिएक्शन भी हो सकता है कि हुकूमत ये समझती है कि इसको रोकने के लिए करने की जरूरत। मेरा अपना ख्याल है कि इसके लिए कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है। मीडिया को लेके चलें, सोशल अपना क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी को साथ लेके चलें और बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलें, ताकि ये अगर ये आप करें तो जो आप पाबंदी लगाने की कोशिश करें उसका बैकलैश ना आए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि हुकूमतें जो हम देखते हैं कि वो ये समझते हैं कि वन साइडेड प्रोपेगेंडा आ रहा है कल को, लेकिन ये सब चीजें हॉन्ट करती हैं। इत्तेशाम साहब, शाह साहब की जानिब चलते हैं। शाह साहब, ये फैसला एक तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा, दूसरा ये कामयाब हो पाएगा तजर्बा इनका या नहीं? मेरे साथ देखिए, हमारे यहाँ एक नैरेटिव जो मैं इसको मल्टी प्रॉन्ग किस्म की चीज़ देखूँगा। वाइड दुनिया का वाइड मीडिया आउटलेट है या मीडिया सोर्स ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि अनकंट्रोल्ड और जो है अनचेक्ड है। उसको आप सोशल मीडिया कहें या ई मीडिया कहें, और ये एक हकीकत है। मॉडर्न ज़माने के अंदर जितनी साइबर वॉरफेयर है, मैं ज़रा पर्टिनेंट बात करूँगा कि पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। हमारे पास साइबर क्राइम्स के लॉज भी हैं, हमारे पास मीडिया रेगुलेशन भी हैं, सिलेंडर के लॉज भी हैं, और साथ साथ आपके जो पीका लॉ का जिक्र किया वो भी है। तो क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इस तमाम चीज़ को काउंटर करने की? मेरे ख्याल से जो सिविलियन हुकूमत है उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे ख्याल से जो फॉरेन जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अपने इंटरेस्ट है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसको काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त सोशल मीडिया आउटलेट हो गए या इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट हो गए, उसके ऊपर कंट्रोल उन हॉस्टाइल फोर्सेस का है जो कि एंटी पाकिस्तान, जिसमें आप इंडियन लॉबी भी कह सकते हैं, जिसमें आप अफगान लॉबी की बात भी कर सकते हैं, जिसमें आप उस इंटरनेशनल लॉबी
की भी बात कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी स्टेट इस्तेमाल करना चाहती है। अब पहली बात करते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, मेरे ख्याल में घुमाने फिराने की बात नहीं है। अगर इस वक्त हुकूमत वक्त चाहती है कि जो तहरीक इंसाफ है या PTI है, उसका जो एक मीडिया नेट ब्रिगेड है, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए कि वो हुकूमत की पॉलिसी या उसकी गलत चीज़ों के ऊपर फोकस ना कर सके। एक तो वजह ये भी हो सकती है इस पाबंदी की लगाने की या तमाम फायरवाल लाने की। दूसरा, आप देखिए, मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा पाकिस्तान की मिसाल, में दुनिया की नहीं दे रहा। आप ये देखिए, बन्नू का एक इंसिडेंट हुआ कुछ दिन कम। आपने देखा एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्रिगेड शुरू हो गया कि जनाब 120 बंदे मर गए, 140 बंदे मर गए और तबाही फैल गई, और वहां पे एक बहुत बड़ा जो है वो फौज ने फलां कर दिया, फौज ने फलां कर दिया। हुआ क्या? आखिर में आज आपने देखा कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हुई, आज जिरगा भी हुआ, उसके ऊपर बात भी हुई, एक शख्स जाबहक हुआ, और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से नहीं हुआ, बल्कि वो उन मुजाहिदीन की फायरिंग से हुआ। अब देखिए इसमें फैक्टर क्या काम करे। आपके यहाँ अफगान हॉस्टाइल वो फेक अकाउंट्स मौजूद हैं जो आपके मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, जो पख्तूनों को लड़ाने की बात करें, जो काउंटर एक ऐसा प्रोपेगेंडा करें जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा, यही ब्रिगेड जो कि अक्रॉस द बॉर्डर आपके इंडियन लॉबी है, वो इनको फैसिलिटेट कर रही है, पैसे भी दे रही है, फैसिलिटेट भी कर रही है। और इस वक्त आप देखिए दुबई के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि स्पेसिफिक एंटी फौज और एंटी पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो लोग हैं जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और सालमियत को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप ऐसे अकाउंट्स पे आप PTM की बात करते हैं, मेरे ख्याल में बात हमें खुल के करनी चाहिए, ये एक हकीकत है। आप ये बताएं कि जिस तरीके से PTM और अफगान जो हॉस्टाइल अकाउंट्स थे उन्होंने प्रोपेगेंडा किया बन्नू के इंसिडेंट पे, तो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। डे 1 से जब भी इस हवाले से हमने गुफ्तगू की है, हम यही बात करते रहे कि रेगुलेट करें ऐसे जो आप कह रहे हैं कि ऐसे अकाउंट्स जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जाए ना। दूसरी तरफ भी जो आप बात करना चाह रहे हैं कि एक खास पार्टी है जो समझती है कि उसका सोशल मीडिया विंग बड़ा मजबूत है और गवर्नमेंट को उससे खौफ है, तो मेरे ख्याल में आपके पास बायलाज मौजूद है, आपके पास ओवरऑल चीजें मौजूद हैं, तो आप उसको रेगुलेट जरूर करें। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं मानता कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाएं। बिल्कुल मॉडर्न फॉर्म ऑफ मीडिया आपके पास यही है कि आपकी तमाम चीजें आपके एक हाथ में आ गई हैं। कोई आज TV इतना नहीं देखता, अखबार नहीं देखता, आपके सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीजें आ रही हैं। आप सब मेरे साथी बैठे हुए हैं, आप रेगुलरली कितने लोग TV देखते होंगे? मेरे ख्याल में TV आपके इस सोशल मीडिया जो आउटलेट है सिंगल बटन का, वो आपके पास आ गया। तो देखिए ग्लोबल जो इस वक्त बिल्कुल 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 रेगुलेशन हुई है, अमेरिका में भी रेगुलेट किया जा रहा है, यूरोप में भी, आपके हिंदुस्तान में भी किया जा रहा है। बिल्कुल रेगुलेट करें, लेकिन आप नहीं कर सकते टोटली, उससे ये होगा। आप सही नहीं सुनाई दे रही। देखिए रेगुलेशन की बात हम कर रहे हैं, सर क्विकली हमें ब्रेक की जाने दीजिए। जी जी, रेगुलेटेड इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन बात वही है कि अगर आप वाकई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने की बात कर रहे हैं, आप लोगों को डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से रोक रहे हैं। अब देखिए इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है, तो इसके लिए आप वाकई सेंसिटिव कर रहे हैं। आपके पास लॉ भी है, आपके पास रेगुलेशंस भी हैं, आपके पास तमाम सिस्टम भी मौजूद है। मैं नहीं समझता अगर किसी भी नेगेटिव चीज को रोकने के लिए और पाकिस्तान की आइडेंटिटी और सलामती के लिए ठीक है सर, ब्रेक की जाने आपसे माजरत करूंगी। मैं इसका शुक्रिया भी अदा करूंगी, उनके साथ शहजाद जुल्फ़िकार और ज़ाहिर शाह शराजी का शुक्रिया अदा करूंगी। गारी साहब हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एनर्जी क्राइसिस पे, जैसे कि हम प्रोग्राम में आजकल बात भी करें इस हवाले से, चूँकि बढ़ते हुए बिल्स, इनका तदारुक कैसे मुमकिन है और क्या पॉलिसीज अपनाई जाएँ जिससे रिलीफ मिल सके। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। बिजली के जायद बिल गरीबों पर बिजली बनकर गिर रहे हैं। पहले तो शहरी अपने माल मवेशी जेवरात बेचकर ये बिल भरने पर मजबूर थे, लेकिन अब मामला इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि भाई भाई को कत्ल कर रहा है। महदूद आमदन वाले गरीबों के लिए बिजली का बिल घरेलू तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया है। गुजरावाला में 30,000 रुपये बिल आने पर भाई ने भाई को तेज़धार आले से कत्ल कर दिया। बल्कि गुजरावाला में ये कहा जा रहा है कि 5 दिन में 3 जानें जा चुकी हैं बिजली के बिल की वजह से। दोनों मजदूर भाई बताया जा रहा है कि मजदूर थे और एक ही मकान में रिहाइश पजीर थे, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी फैसलाबाद में भी बिजली के बिल की अदायगी पर झगड़े के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। तो मामला इस कदर संगीन होने के बावजूद खबरें ये आ रही हैं कि बिजली की कीमत में 2.63 रुपये फ़ी यूनिट मजीद इजाफा होने जा रहा है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जहां एप्टमा के अलावा कराची के ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन ने इजाफी बिलों के खिलाफ कल से बतौर एहतजाज 3 घंटे मार्केटें बंद करने का ऐलान कर दिया। अब ये सारी सूरत हाल किस जानिब जा रही है
और ये मसला कितना गंभीर है? क्या सिर्फ IPPs से जो मुआहदे हैं वो हमारे गले पर आ पड़े हैं या और भी इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? हम जानने की कोशिश करते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट हमें मोहम्मद आरिफ साहब ने ज्वाइन किया है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आरिफ साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ, वेलकम टू द शो। सबसे पहले सर, यही मामलात के बेसिकली मसला है क्या, रूट कॉज क्या है? ये सारे जो सिचुएशन हमारे सामने है जिसकी वजह से जानें इस वक्त जा रही हैं, बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं हो पा रहे, लोग अपनी जान खुद भी ले रहे हैं, और फिर अब तो हम जो देख रहे हैं कारोबारी और सनत जो कार है हमारे, वो भी इस वक्त दुहाइयाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सनतें बंद कर देंगे, डिमांड सामने आ रही हैं। क्या मसला समझते हैं आप, कहाँ पर मसला है? बहुत शुक्रिया। अगर तो बहुत शार्ट सा आपको जवाब चाहिए तो मसला हमारी नीयतों का है। बात यह है कि ये IPPs के एग्रीमेंट की जो बात हो रही है वो कोई एग्रीमेंट आज तो साइन नहीं हुए, ठीक है? बिल्कुल। वो एग्रीमेंट बहुत सालों से पहले से साइन है, 20 साल से भी ज़्यादा, 94-95 से के बाद साइन होने शुरू हुए। असल में हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारा बदनीति है। हम जानबूझ के अवाम दुश्मन काम कर रहे हैं। हम अवाम की सहूलत के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे। एग्रीमेंट और लॉ, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी एक रिलीजियस इम्प्लीमेंटेशन मसलों का कुछ हद तक हल कर सकती है। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसमें IPPs के एग्रीमेंट्स में कोई मसला नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि जितनी ये सिचुएशन एग्रेवेट हो गई है उसमें बहुत से और अवामल हैं अपार्ट फ्राम लिटल हार्शर टर्म्स ऑफ द IPPs। अच्छा, उसमें एक और फैक्टर है ये कि जो हमारा करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो उसकी वजह से भी बहुत हुआ है। लेकिन करेंसी का एक्सचेंज रेट भी जब से ये अभी करंट हुकूमत आई है, बल्कि जब से ये केयर टेकर हुकूमत आई थी, वो रेट को भी कंट्रोल इन वे किया गया है और वो वही आलमोस्ट उसी लेवल पे है। आपको याद होगा कि ये तकरीबन 335 और 337 रुपीज़ से वापस आ गए, तो अब 280 के आगे पीछे है, तो ये रेट कंटेन हो गया है। लेकिन और ये बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने भी कंटेन किया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अलावा जब हमारी नीयतें हों इन मसाइल का हल करने के लिए, तो सिर्फ उस शक्ल में ये हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि बहुत साल लगे हमें 2010 से ऑनवर्ड एक नीलम झेलम एक हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट था जिसका 1000 मेगावाट प्लस माइनस कैपेसिटी थी। वो प्रोजेक्ट लगा, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको याद होगा कि सारे का सारा वो प्रोजेक्ट वापडा ने एग्जीक्यूट किया, अवाम से पैसे बिलों के अंदर एडवांस में कलेक्ट करते रहे। वो प्रोजेक्ट लगा और पता ये चला है कि ये 2 दफ़ा ऑपरेशन स्टार्ट होने के फौरी बाद उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और उसके बाद मोस्ट रिसेंटली दोबारा उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया। अब ये जो काम है ये अब अवाम की तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना, ये तो जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं ये सीधा उनका मसला है। अब 1000 मेगावाट अगर एक सिस्टम से बिजली आपकी निकल जाए और वो भी सस्ती बिजली निकल जाए, तो बाकी जो रिमेनिंग रह गई वाली बिजली वो ज़ाहिर है उसका एवरेज रेट जो है वो कंज्यूमर के लिए और बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर अगेन ये सिर्फ नीलम झेलम की वजह से नहीं है, बट नीलम झेलम इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आवर फेलियर। हमारी माल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी इनकम्पिटेंस, हमारी जिसको कहते हैं ना बदनीयती जो है ना, वो इन चीज़ों से ज़ाहिर होती है कि हमने कोई काम जो है वो एक मुनासिब जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमने कोई काम उस तरीके से करना नहीं है। आजकल तो हर चीज़ जब भी एक मसले का एक मैं हैरान हूँ कि पिछले हफ्ते 10 दिन से एक मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया में ये कैंपेन चल रही है कि जी ये IPPs के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। जी बात ये है कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट को अगर महंगे ये चल रही है, ये वैसे हो सकते हैं IPPs के कॉन्ट्रैक्ट को मैं ये नहीं कह रहा, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो डिमांड सामने आ रही है ये हो सकते हैं। उसका देखें, हर काम करने का एक तरीका होता है। आपने हर IPP का कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल तो उसको करें ना कि जो बहुत ज़्यादा महंगा आपको पड़ता है, जिसकी फ्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी इनपुट इलेक्ट्रिसिटी की इनपुट कास्ट जो है वो जनरेशन कास्ट जो है वो ज़्यादा है। पहले तो स्टार्ट विद दैट वन जो एक्सपेंसिव है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एक्सपेंसिव हों,
फॉर एग्जांपल आपने इंपोर्टेड कोल बेस्ड मिड कंट्री या अप कंट्री के अंदर आपने कोल का पावर प्लांट लगा दिया साहिवाल का, अब वो इतना महंगा इसलिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन ही कराची पोर्ट से यहाँ तक इतनी महंगी है कि वो प्रोजेक्ट वैसे वायबल नहीं बनता, और अदरवाइज भी इंपोर्टेड कोल है। इस तरीके से अब लोकल कोल पे होता तो फिर और बात थी, उसकी लोकेशन को डिफरेंट होती तो कुछ और बात थी। सो वो वाले प्रोजेक्ट मैं मिसाल के तौर पर देना चाह रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी का उस तरीके से मैं इलेक्ट्रिसिटी के मामलात का इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बात यह है कि कॉमन सेंस की बातें हैं कि वो प्रोजेक्ट जो जिनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कास्ट आपकी बहुत ज़्यादा है, अगर आपने कोई एग्रीमेंट टर्मिनेट या एग्रीमेंट की टर्म्स को वेरी करवाना है या रीनेगोशिएट करना है, तो वो वाला एग्रीमेंट आप उठाएं कि जिस एग्रीमेंट की जो जनरेशन कास्ट है वो ज़्यादा है, पहले उसको उठा लें। अच्छा, एग्रीमेंट की टर्म को रीनेगोशिएट करने में कोई इशू नहीं होता, हो सकते हैं, ठीक है जी, ये हो सकते हैं, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं उसके स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी अगर वो करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स की जो नेक नीयत हों, जो दर्द रखते हों अवाम का, जो मुल्क का, जो कॉम्पिटेंट भी हों, चीज़ों को समझते हों, उनकी 4-5 बंदों की कमेटी बना के रिव्यू करवा लें कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को पहले हमने रीनेगोशिएशन में जाना है। आपसे ही रीनेगोशिएट करना है। जैसे हमारे पहले भी प्रोग्राम्स में कई एनर्जी एक्सपर्ट्स भी आ चुके हैं, हमारे अपने तज्जियाकार इस हवाले से बात कर चुके हैं कि जो भी आपकी IPPs हैं उनमें तो बड़े नाम आपकी हुकूमत में भी शामिल हैं इस वक्त, जो हमारे सामने सारी सिचुएशन है और जो लिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो रीनेगोशिएट करना कहाँ मुश्किल है, ये मुश्किल मरहला कैसे हो गया? नब्ज पे हाथ रखा है आपने, नब्ज पे हाथ रखा है। सो वो दैट गोज बैक टू माय इनिशियल वेरी जो फर्स्ट थिंग है कि जी आप कोई मतलब आपकी बददयांती शामिल है इसमें, आप रीनेगोशिएट करना ही नहीं चाहते। जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की अपनी ओनरशिप के अंदर हैं या कुछ प्रोजेक्ट जो उन लोगों के हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनको अगर दर्द हो इस अवाम का, और मुझे बड़े दुख से जो आपने एग्जाम्पल दी कि गुजरांवाला में बड़े भाई ने छोटे भाई को सिर्फ बिजली के बिल पे मार दिया, इससे ज्यादा क्राइसिस और मुल्क में क्या हो सकते हैं। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम इसको सीरियस लेते हैं कि नहीं। कीमतें बढ़ेंगी तो सिविल अनरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। लगारे साहब की जाने आती हूँ, फिर आई गेट बैक टू यू। लगारे साहब, अभी ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, ये जो इस वक्त सनतकार और हमने जो चेयरमैन एप्टमा उनको भी दावत दी थी, वो भी अपनी डिमांड सामने रख रहे हैं, वरना कहा यह जा रहा है कि मार्केट्स बंद की जाएंगी, एहतजाज किए जाएंगे। इससे कुछ फ़र्क आएगा? हुकूमत रीथिंक करेगी सारे मामले को कि क्या करना है आगे जाके? और ये बिजली की कीमतें जो बढ़ाने का सोच रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि थम जाएंगे मामलात? बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी जोग्राफी में, किसी भी मकाम पर ऐसा कोई मुआहदा नहीं हो सकता जो उस मुल्क के या कोई आलमी कानून के मुताबिक ना हो। अगर कोई उसी मुल्क के कानून की कोई खिलाफ वर्जी, अगर मतलब मैं ये मुआहदा करता हूँ कि जी मैं फलां शख्स को जान से मार दूंगा, ये मुआहदा हो ही नहीं सकता। कैसे ये मुआहदा हो सकता है? कैसे कोई शख्स गैर कानूनी, गैर अखलाकी मुआहदा कैसे कर सकता है? ये कैसे मुआहदा हो सकता है कि जनाब हम आपकी कैपेसिटी पर आपको पैसे देंगे, आप प्रोड्यूस करें या ना करें? ये क्या है? ये चीज़ तो हमें समझ में नहीं आई। मतलब मेरे तनूर की कैपेसिटी है 500 रोटियाँ रोज़ाना लगाने की, और 500 रोटियाँ मुझे लगाने के लिए आप कह देते हैं कि जी हम 500 की आपको कैपेसिटी है, आपको इतने ही पैसे देंगे। मालूम हुआ खाने वाले तो 100 भी नहीं है। ये जो बाकी वाफिर पैदा हो रहा है वो कहाँ जाएगा? वो तो पैदा नहीं हो रहा है। मालूम हुआ कि नहीं, वो प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन पैसे मिल रहे हैं, उसके 500 रोटियों के पैसे मिल रहे हैं, और 400 रोटियाँ जो है वो बन ही नहीं रही हैं। बाद में मालूम होता है कि नहीं, वो 100 रोटियाँ भी नहीं बन रही, खाने वाले सब चले गए, हैं ही नहीं। तो जब आपकी चीज़ें जो आप वो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली, वो तो इस्तेमाल नहीं हो रही है। जब इस्तेमाल नहीं हो रही है तो फिर आपकी जो कैपेसिटी वो क्या रही? आप कहते हैं कि मैं 500 मेगावाट बिजली बना सकता था और मैंने बनाने के लिए कहा था, अब लेते हैं तो लें, ना लेते हैं तो फिर लाएँ, लेकिन मुझे पैसे 500 मेगावाट के देंगे। इस तरह कैसे हो सकता है? और फिर ये कि उस एंड पर भी मैं हूँ, ये नहीं है। यहाँ पर हुक्मरान मुआहदा कर रहे हैं और आगे जो रिसीव करने वाला है वो भी हुक्मरान है, जिसकी फैक्ट्री है वो है जो अपना उसकी एनर्जी की कंपनी लगा रहे हैं, वो भी हुक्मरान है। और हुक्मरान के ही लोग बैठे हुए वहाँ पर कर रहे हैं। 130 से ज़्यादा जो है इन्होंने बैठकर ये जो IPPs को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को लॉन्च किया है। ये कौन लोग हैं? और यही लोग हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं। जो अब हम लफ्ज़ माफिया इस्तेमाल करें तो क्या कहेंगे? ये माफिया भी बने हुए हैं। माफिया ही वो होता है
जो हर जगह अपना असरअंदाज हर जगह असर रखता है, वो हुकूमत में भी असरअंदाज रखता है, वो पार्लियामेंट में असरअंदाज रखता है, वो लॉ इन्फोर्समेंट में भी वो अपना असर रसूल रखता है, वो हर जगह पर अपना असर रसूल रखता है, इसलिए वो माफिया कहलाता है और हर जगह पर जाकर खरीद लेता है, पैसा फेंकता है और हर चीज़ खरीद लेता है। ये क्या बात हुई कि आप जो है वो 11 खरब की बिजली खरीदें और वसूल करें आप 30 खरब? ये कौन सा क़यामत खैर सूरत हाल है? ये तो हमें समझ में नहीं आती है। ये लूट मार है, अंधी लूट मार है, और चूंकि ये किसी की जेब नहीं, आप ही की जेब में जा रहा है, इन्हीं हुक्मरानों की जेब में जा रहा है। ठीक है, तो चंद एक बाहर की कंपनियां होंगी, वो आपने उनसे गलत मुआहदे किए होंगे, लेकिन गलत मुआहदा अपने लोगों के साथ जो आपने किया है, ये अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए क्या है, उसको रिनेगोशिएट करना, उसको खत्म होना चाहिए। ठीक, आरिफ साहब, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जब एनर्जी क्राइसिस पे बात हो रही थी, उसमें कई बार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की, वज़ीर तवानाई ने वो बिजली चोरी को बड़ा हाईलाइट करते रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस में ये बिजली चोरी का कितना बड़ा किरदार आप देख रहे हैं? ये एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक पेटी इशू है। नहीं, पेटी इशू ये नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये जितने भी ये इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजर्स हैं ना, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, ये सारे मैनेजर्स जो है ना, ये इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि जितनी भी बिजली चोरी हो रही है, ये जो चोरी आवाम करती है या जो चोरी इनके अपने एम्प्लॉइज़ या ये खुद फ्री में जो यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी बिल उन लोगों की वो चला जाता है, उनकी यूनिट्स उन लोगों को बिल किए जाते हैं जो अच्छे पेइंग कंज्यूमर्स हैं। सो इसलिए महंगी होती है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये तो आई वॉशिंग है। अगर चोरी है तो किसको बता रहे हैं मिनिस्टर साहब? बिल्कुल, वो उसको कंट्रोल करें। मतलब आज तक किसी के खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आप स्टर्न एक्शन लें, ये मसले सीधे हो सकते हैं। मैं विद रिस्पेक्ट नज़ीर साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, नज़ीर लगारी साहब से, कि देखिए दुनिया में कैपेसिटी चार्जेस का, इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो कैपेसिटी चार्जेस है उसका कंसेप्ट मौजूद है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि आपने कैपेसिटी चार्जेस जिस भी प्लांट को दे रहे हैं, उस प्लांट को आप डिस्पैच तो करो, उससे यूनिट तो परचेज करें। अब यूनिट परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें कि भाई आप ये एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। जितनी कैपेसिटी चार्जेस हम दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी इंडस्ट्री चले, आप एक्सपोर्ट करें, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, वो GDP में अल्टीमेटली घूम फिर के उसका फ़ायदा हो जाएगा। उसका दूसरा फायदा ये होगा कि एवरेज यूनिट कास्ट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की कम होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि रेट बढ़ता जा रहा है। ये सिंपल इकोनॉमिक का ये थ्योरी है कि जब आप जो प्राइस बढ़ाएंगे डिमांड कम होगी। आप जो है ना उसकी प्राइस के कुछ ऐसे एक ख़ास बेंचमार्क के बाद आप प्राइस के ऐसे इंसेंटिव दें जिससे ख़ासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसको एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर कैपेसिटी चार्जेस ना लगे, सिर्फ इनकी मेंटल कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगे, जिससे उनको इंसेंटिव ये होगा कि वो अपनी फैक्ट्री चलाएं, लोगों को रोज़गार दें और आपकी इकानमी चल सकती है। और ये बड़ा सिंपल फार्मूला है। अगर आज से मिनिस्टर साहब इस पे भी अमल कर लेना, ये यकीन माने ये सारे का सारा सिस्टम, हमारी इकानमी रिवाइव हो सकती है। नंबर 1 बिल्कुल ऐसे। नंबर 2 जी आपके जो जी मैं कैन आई गो ऑन या आप जी बात करें? अच्छा, दूसरा मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि ये कैपेसिटी चार्जेस जो है उनके बैक पे एक बहुत बड़ा एक मिसिंग हम पॉइंट मिस कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोफेशनल्स भी, मीडिया भी। वो पॉइंट ये है कि कैपेसिटी चार्जेस की जो अमाउंट जब हैवी होती है वो क्यों होती है, उसके पीछे एक प्रोजेक्ट की जो कैपिटल कास्ट है ना उसका एस्टिमेट होता है। और वो एस्टिमेट उसमें ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर से $500 मिलियन का प्रोजेक्ट लगता था, आई डोंट नो, हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग कि वो कितनी डिलीजेंस से वो $500 मिलियन वाली अमाउंट अगर किसी ने $1000 मिलियन पे ले गए हैं और $1000 मिलियन पे अगर आपने कैपेसिटी चार्जेस देने शुरू किए हुए हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग वन नीड टू लुक इनटू। अब हर प्रोजेक्ट की जो IPP की जो प्रोजेक्ट की कास्ट है वो उसकी बेंचमार्किंग को करे। सर लेकिन यहाँ पे आयरनी है ना कि जिन IPPs को हम 2 ट्रिलियन पैसे जो हैं वो पे किए जा रहे हैं, वो या तो पार्शली या फिर जीरो उनकी जानिब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारे सामने आई है, जो अभी तक इंकशाफात सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका अदा करेंगे। एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे नज़ीर लगारी साहब, प्रोग्राम में वक्त दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।